हेलो फ्रेंड्स। तो मैराथन चल रहा है आप लोगों का। 3 पेपर खत्म हो गए होंगे। जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके 3 पेपर खत्म हो चुके। अकाउंट्स खत्म हो गया, लॉ खत्म हो गया और आज कॉस्टिंग खत्म हो गया। जो फीडबैक आया था अकाउंट्स का हमको मालूम है, लॉ का तो पेपर अच्छा बता रहे थे बच्चे, अकाउंट्स का थोड़ा लेंदी था। अब देखो फर्स्ट ग्रुप में ना एक पेपर रह गया अपना टैक्स। ये दोनों तरफ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक, अगर सारे पेपर अभी तक अच्छे गए और ये खराब हो गया तो ग्रुप गया। दूसरा, अगर कुछ पेपर अच्छे नहीं हुए तो एवरेज करने के लिए भी हमारे पास अब टैक्स ही बचा है। आखिरी पेपर थोड़ा सा क्रूशियल इसीलिए हो जाया करता है क्योंकि ये भला तो सब भला। तो आप लोगों ने होपफुली, आप सब लोग मेच्योर हो, आप लोगों ने अपना रिवीजन प्लान जरूर बना लिया होगा कि कैसे ये जो एक दिन का गैप है उसमें आपका रिवीजन हो जाए, या जो भी 30-35 घंटे आप लोगों को मिलते हैं एग्जाम से पहले उसमें रिवीजन कैसे किया जाए। मैंने भी आप लोगों के लिए हर बार की तरह एक रिवीजन शेड्यूल बनाया है, लेकिन मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपके पास इससे बेहतर कोई अपना प्लान है, क्योंकि आपने लास्ट 2 मंथ में 3 मंथ में कैसे अपना रिवीजन किया है ये आप ही को मालूम है। और आपने ये भी सोच रखा होगा कि जब वो गैप आएगा एग्जाम का तो उसमें मुझे क्या पढ़ना है। तो अगर आपके पास इससे बेहतर कोई प्लान है तो प्लीज आप अपने प्लान को फॉलो करें। ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं कि कैसे कैसे रिवाइज किया जाए। तो देखो जैसे ही आप सेंटर के बाहर निकलोगे, आई होप कि आप उस टाइम टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल देख ही लेते हो एक बार घर आते आते। तो ये जो मैं आधे घंटे 35 मिनट या 40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बिल्कुल पढ़ने के टाइम पे आपको नहीं देखना है। ये आप रास्ते में ही पूरा एक बार देख लीजिए और आपको लगे कि अगर यूजफुल है तो इसके हिसाब से अपने प्लानिंग को रिवाइज कर लीजिए। या फिर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, एटलीस्ट वो आपको छोड़ के नहीं जाना है, पढ़ के जाना है। मेरे हिसाब से आपके पास जो आवर्स बचते हैं ना नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जो इफेक्टिव आवर्स बचते हैं, वो इफेक्टिव आवर्स है वो 35 आवर्स अप्रॉक्स है। मैंने 34 यहाँ पे मेंशन किया है स्क्रीन पे। देखिए आज के दिन में जब आप एग्जाम दे के आओगे बेटा, देखो टाइम तो कम है ही अपने पास, सारा रिवीजन हमें इसी टाइम पे करना है। तो अगर सारा रिवीजन करना है तो कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा, टाइम बहुत कम होता है, आपको पता है टैक्स लेंदी है। तो आज के दिन ना हम लोगों को कम से कम 7 आवर्स की स्टडी तो इफेक्टिव करनी ही है। 7 आवर्स की इफेक्टिवली स्टडी होनी चाहिए। अब देखिए उसमें कैसे कैसे प्लान करना है। अगर आपके ये चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं तो आप दूसरे चैप्टर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर आपका इनकम टैक्स पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप जीएसटी पिक कर सकते हो, लेकिन 7 to 8 आवर्स आपको देना ही होगा। 2 दिन के बाद सो लेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना है। कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करने ना बैठे। पहला थंब रूल ये है कि कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करने ना बैठे। बहुत सॉल्व कर लिया हमने क्वेश्चन, सिर्फ आपको आई स्कैन करना है, सिर्फ आई स्कैन करना है। हर प्रोविजंस को, जो आपको मुश्किल क्वेश्चन लगे थे जिसको आपने मार्क कर रखा होगा, सिर्फ उसको आई स्कैन करिए। अगर एक बार आपकी आंखों से वो क्वेश्चन क्रॉस हो गए ना तो आप परसों उनको याद रख पाओगे, इतना मुझे पक्का विश्वास है। हम लोग भी ऐसे किया करते थे। तो आपको आज की डेट में मैंने इनकम टैक्स को पहले कवर किया है क्योंकि ज्यादा लेंदी है, जीएसटी को बाद में किया है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, रेजिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मुझे मालूम है कि ये बहुत ज्यादा टारगेट लगेगा आप लोगों को, लेकिन क्या करोगे, जो सिलेबस 6 महीने में खत्म हुआ उसको हमें 1.5 दिन में रिवाइज करना है, तो कुछ तो थोड़ा सा हम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। तो 4 आवर्स लगा दीजिए आप। 5 बजे आपका पेपर खत्म होगा, होपफुली आप लोग 7 बजे अगले एग्जाम के लिए सीट बेल्ट बांध चुके होंगे। तो 7 to 11 पीएम हम लोगों को 7 to 11 पीएम हम लोगों को 4 आवर्स के अंदर, ये 4 आवर्स के अंदर हम लोगों को ये चैप्टर्स कर लेने हैं, जो छोटे छोटे चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आधे घंटे में खाना वाना खाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। क्या करें, इतना ही ब्रेक दे पाएंगे। आज ही कैपिटल गेन कवर कर लेना। आपको पता है कि एक क्वेश्चन कैपिटल गेन का पक्का आता है, कुछ टाइम से थोड़ा क्वेश्चन कैपिटल गेन का ट्रिकी आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है। तो प्लीज अच्छे से 3 घंटे में
एग्जाम्पशंस अच्छे से कर लीजिएगा, मैंने उस सेक्शन के लिए अलग बना रखा है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, बट कैप्लिन को कोशिश करिएगा आज ही पैकअप कर लें। अगर आपको लगता है कि आपका कैप्लिन बहुत अच्छा है तो आप आज स्किप कर दीजिए इसको, कोई और ऐसा टॉपिक उठा लीजिए जो आपको लगता है कि उसमें आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। फिर आप 5 आवर्स का स्लीप ले लीजिए, नहीं कर पाएंगे 7-8 घंटे, 5 घंटे सो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम बाद सो लेंगे 24 घंटे लगातार। नेक्स्ट डे सैलरी को रिवाइज कर लीजिए, 3 घंटे लगाइए सैलरी में, जैसे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो परक्विजिट 1 घंटे में कर लीजिए, अलावेंसेस और नॉर्मल कॉन्सेप्ट 1 घंटे में कर लीजिए, और उसी तरीके से रिटायरमेंट बेनिफिट्स 1 घंटे में रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज का मतलब है बेटा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ आपको प्रोविजन का आई स्कैन करना है, या आपने कोई समरी बना रखी है एग्जॉस्टिव समरी तो उसका रिवीजन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठना है, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, आप कोलैप्स कर जाओगे, रिवीजन नहीं हो पाएगा आपका, है ना। पीजीबी पे उठा लीजिएगा 11:30, 3 घंटे, फिर थोड़ा आधे घंटे का ब्रेक लीजिएगा, और 4 आवर्स पीजीबी पे लगा दीजिएगा, कम है कोई दिक्कत नहीं, आई स्कैन ही तो करना है, प्रोविजन को एक एक बार रीड करते हुए आगे पढ़ते हुए चले जाना है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी 2 आवर्स लगा दीजिएगा, 4 to 6, कल शाम को 6 बजे तक आप इनकम टैक्स का स्लॉट रखिए। डर लगेगा आपको भाई कि कल शाम को 6 बजे तक इनकम टैक्स कर लेंगे तो जीएसटी कैसे करेंगे, एक दिन के गैप में बेटा ऐसा ही होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अगर आई स्कैन अच्छे से करोगे तो आपको टाइम बचेगा। उसके बाद कल शाम को 6 बजे से लेकर 12:30 बजे रात तक आपको 6 घंटे में जीएसटी का आई स्कैन करना है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसका इनकम टैक्स पोर्शन अच्छा है, उसको उसमें कॉन्फिडेंस है, तो वो इनकम टैक्स पोर्शन में थोड़ा टाइम कम लगा देगा और जीएसटी में बढ़ा लेगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिपरेशन। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि एक बार आई स्कैन करके तो सबको जाना है, और अगर मान लीजिए कोई चैप्टर आई स्कैन नहीं होता है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हमारे से कुछ छूट गया तो वो जरूरी ही पेपर में आएगा। हम हमेशा क्या सोच लेते हैं कि अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो वो हमारे एग्जाम में आ जाएगा, आ जाएगा, वो नहीं आएगा वो हमारे नसीब की बात है, बट परेशान नहीं होना है कि अगर हमारा एक चैप्टर रिवाइज नहीं हुआ, एक टॉपिक हमारा रिवाइज नहीं हुआ तो कोई बड़ा इश्यू हो जाएगा। कोशिश ये करना है कि सेंटर में घुसने से पहले एक बार तो हम गो थ्रू, मतलब एक बार मेरी आंखों के सामने से वो क्रॉस कर जाए, तो आप आराम से 6 घंटे 7 घंटे जितना आप अफोर्ड कर पाओ जीएसटी में लगा दीजिएगा। कल रात को ना आप सोने में कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि देखो टैक्स का पेपर होता है टेक्निकल, तो उसमें मेंटल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगा, तो अगर आप मेंटली ब्लॉक रहोगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर दोगे, लेकिन जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होंगे जहां एप्लीकेशन ऑफ माइंड होगा वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए कल नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, 6-6.5 घंटे की नींद पूरी कर लेनी है। जब एग्जाम के दिन 10 तारीख को आप सो के उठोगे तो वहां पे ना आप लोगों ने बहुत सारे मटेरियल असेंबल किए होंगे, आरटीपी होगा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, केस बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, इसमें थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, नजर मार लेना। हालांकि मैं तो कहता हूं कि ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लीगल पार्ट पेंडिंग रह गया है, अगर आपका लीगल पार्ट पेंडिंग है रिवीजन के लिए, आई स्कैन नहीं हो पाया सारा, तो एफर्ट उसी में लगाइएगा, क्योंकि एमसीक्यू कितना करोगे, और एमसीक्यू वही तो है जो आप पढ़ के जा रहे हो। तो यहां पे आप एक कॉल ले सकते हो, यहां पे आप एक कॉल ले सकते हो कि ये टाइम आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, उसके बाद मैंने क्लास के दौरान भी आपको बताया था कि सेंटर में जाने से पहले 2-3 घंटे पहले डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स करिएगा, क्योंकि इसके अंदर ना लिमिट्स हैं, एलिजिबल एसएससी की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसको जितना नजदीक पढ़ोगे पेपर के, उतना ही आपको ये एग्जाम में याद रहेगा। तो कोशिश यही करना कि ये पोर्शन आप सबसे लास्ट में कवर करना, सेंटर में घुसने से पहले तक। कई बार क्या होता है, सेंटर पे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, यार दोस्त होते हैं, कोई डिस्कशन नहीं करना है बेटा, पढ़ते रहो, क्या पता सेंटर के बाहर जो आप पढ़ रहे हो वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है, यही वो पेपर है आखिरी
जो मेक और ब्रेक है। 3 पेपर बहुत अच्छे हो गए तो कम से कम इसमें 40 तो चाहिए ना, और अगर तीनों पेपर एवरेज हो गए तो इसमें भी एवरेज चाहिए, अगर तीनों पेपर में कोई पेपर खराब हो गया तो इसमें अच्छा चाहिए। तो ये आखिरी पेपर का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए जैसे मैंने यहां लिख दिया है, डोंट ट्राई टू रिकॉल द थिंग्स, जस्ट ट्राई टू रीड द टॉपिक। दिमाग में याद मत रखो, जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना और उसमें कोई टॉपिक आएगा और आपने उसको एक बार रीड कर लिया है तो दिमाग में आ जाएगा। जस्ट कीप ऑन रीडिंग, डोंट थिंक वेदर यू विल बी एबल टू रिकॉल और नॉट इन द एग्जामिनेशन। दिमाग मत लगाइए कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जस्ट पढ़ते चले जाइए। स्टडी कहती है कि अगर एक बार अच्छे से आपने किसी चीजों को अपनी आंखों के सामने से निकाल दिया है तो अगले 80 घंटे वो याद रहता है। You will definitely able to recall the topic provided you have gone through the topic before examination day। तो आपकी कोशिश यही होनी है कि हमारे पास जो भी जीएसटी इनकम टैक्स की किताब मिला के अगर हम क्वेश्चन पार्ट को छोड़ दें तो 300-400 पेज है वो मेरे आंखों के सामने से एक बार क्रॉस जरूर हो जाए। डोंट कॉम्प्रोमाइज स्लीप, आपको मैंने बता दिया सोना जरूरी है क्योंकि टेक्निकल पेपर है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो सेंटर में आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो हम लोग आपको क्लास में भी बताते थे। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है वो तो ठीक है, लेकिन कई लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं होती। राइटिंग बहुत मैटर नहीं करता है, वो कॉपी चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बट आप जो भी कंटेंट बनाए वो नीटली और लेजिबल होना चाहिए। नीटली मतलब पढ़ने में आ जाए, अच्छे से साफ सुथरा हो, और लेजिबल मतलब ऐसा लोग कई बार ऐसा लिखते हैं आंसर जैसे एहसान कर रहे हो आंसर लिख के, कोई नहीं पढ़ेगा आपके आंसर को बेटा, कोई नहीं पढ़ेगा। तो कोशिश यही करनी है कि आपकी कॉपी कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल की तरह होना चाहिए। ओवर राइटिंग नहीं करना, बचपन से बताया मैंने आपको। कोशिश यही करें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, जब माइंड में एक इमेज बन जाए तो उसका आंसर लिखना शुरू करें। ओवर राइटिंग अवॉइड करिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कॉमर्स के अंदर ओवर राइटिंग पाप है। मस्ट राइट हेडिंग along with previous year assessment year। बताइए, बताया था मैंने जीएसटी में तो पीरियड होता है, कौन से महीने का आप जीएसटी क्वार्टर का निकाल रहे हो। हेडिंग में क्या लिखोगे, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में टोटल इनकम निकालना है, जैसे पहले क्वेश्चन में जनरली टोटल इनकम निकालना आता है, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, फॉर द प्रीवियस ईयर और ब्रैकेट में असेसमेंट ईयर, ठीक है ना। इनकम कैलकुलेट कराए तो हमें प्रीवियस ईयर जरूर लिखना है, और टैक्स कैलकुलेट कराए तो असेसमेंट ईयर जरूर लिखना है। कोट रेलेवेंट सेक्शन एंड एक्ट इफ रिमेंबर अदरवाइज लीव इट। बहुत सारे सेक्शंस आपको याद करवाए गए हैं, बट एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन होता है। अगर सेक्शन के लिए क्लियरिटी है तभी आप कोट करेंगे, अगर सेक्शन की क्लियरिटी नहीं है तो आप उसको छोड़ देंगे। गलत कोट करने से अच्छा है कि हम उसको कोट ना करें। तो कोशिश करें कि वो रिकॉल हो जाए और आप सही सेक्शन कोट करके आए, उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो रॉन्ग आंसर कोट करने की जरूरत कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं करेंगे। अंडर जीएसटी हेडिंग शुड बी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस, बिल्कुल सही बात है। ट्राई टू अटेम्प्ट, देखिए भाई हमारा तो एटीट्यूड यही है कि 100 नंबर का अटेम्प्ट करेंगे तभी हम 90 मार्क्स लेके आ सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट तभी होगा जब शुरू से आप स्पीड मेंटेन करके रखोगे। अकाउंट्स के पेपर में एक रीजन ये भी हो सकता था कि शुरू में थोड़ा आराम से पेपर अटेम्प्ट हुआ और लास्ट में टाइम मैनेज नहीं हो पाया। कोशिश यही करनी है कि भैया पहले आवर्स में, फर्स्ट आवर्स में आप 35 नंबर का, 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। अगर इससे कम कर रहे हैं तो जरूर 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 आपका पेपर छूट जाएगा, या आखिरी में आपको इतनी जल्दी में करना होगा कि कोई आपको पढ़ के नंबर नहीं देगा। तो आप 100 मार्क्स को 3 आवर्स में डिवाइड कर लीजिए, तो 30 से 35 नंबर का पेपर आपको तीनों घंटे में, एक घंटे में आपको अपने घड़ी से, अपने जो भी आप घड़ी से आप उसको क्या करेंगे, कंपेयर करके आगे बढ़ते रहेंगे। स्ट्रिक्ट ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जो पूछा जाए, बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। जो क्वेश्चन में पूछा जाए आपको बेटा आंसर उतना ही लिखना है, उससे फालतू कोई नहीं पढ़ेगा, ना ही आपको नंबर भी लेंगे,
अगर कुछ अपरेंटली गलत लग गया तो नंबर काट भी सकता है पेपर एग्जाम में। तो देखिए, स्ट्रिक्ट ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चंस, राइट अजम्पशन एंड वर्किंग नोट्स एज पर द रिक्वायरमेंट। अब तक तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे लिखा होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में वर्किंग नोट है, एजम्पशन है, तो आपको नोट मेंशन करना है, वो आपके मेन आंसर का पार्ट है। तो प्लीज अगर आप कैपिटल निकाल रहे हो या कोई भी सैलरी सॉल्व कर रहे हो, वहां पे अगर कोई ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट ये सब कैलकुलेट करना है तो वर्किंग नोट प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैंने ना कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं कि जब आप रिवीजन करेंगे तो एटलीस्ट जो आप अपने हिसाब से कर रहे हो वो भी कर लेना, मेरी तरफ से ये कर लेना। देखिए, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे ना तो टैक्स रेट ये सब कुछ तो करना ही आपको। 87 ए का रिवाइज कर लीजिएगा। रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ, मार्जिनल रिलीफ, एसएससी की डेफिनेशन, सरचार्ज इन केस ऑफ स्पेशल इनकम और रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन को भी नजर मार लीजिएगा। जब आप आई स्कैन करेंगे तो फर्स्ट टॉपिक में सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, कहां पे स्लैब रेट लगेगा, कहां पे स्पेशल रेट लगेगा, कहां सरचार्ज का रेट क्या है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि इसके ऊपर कोई सेपरेट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जहां पे इनका आपको यूज करना होगा। ठीक है बच्चा, आ जाइए रेजिडेंशियल स्टेटस 61A डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। 63 रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, 61B में जो एक्सेप्शन था 120 डेज प्लस 365 कब अप्लाई होता है। सेक्शन 9, मुझे लगता है इस बार कि 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस से वो टैक्स कैलकुलेशन का आ जाएगा। याद करो पीछे टोटल इनकम निकालने वाला, आर एंड ओ आर एंड एन ओ आर एन आर। तो एक दो क्वेश्चन को ना अच्छे से रीड कर लेना कि वहां पे जाके दिक्कत ना हो। जब आप टेबल बनाओगे तो टेबल में स्केल का यूज करना, विदाउट स्केल मत करना। लगे कि प्रोफेशनल कॉपी है, प्रॉपर हेडिंग के साथ, करेक्शन कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो मुझे इस बार लग रहा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस से पक्का एक क्वेश्चन 8 नंबर का, वो टोटल इनकम निकालने का, जिसमें आर एंड ओ आर एंड एन ओ आर और नॉन रेजिडेंट करके हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस राइटिंग में नहीं, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। सैलरी में क्या ही बताएं, यहां तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्या आ जाए, बट फिर भी एचआरए रिवाइज कर लीजिएगा, ग्रेच्युटी कर लीजिएगा, लिव इनकैशमेंट कर लीजिएगा, वीआरएस कर लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कर लीजिएगा, मोटर कार वैल्यूएशन, आरएफए, एलटीए और मेडिकल फैसिलिटी। अगर इतना आप कर लेते हो तो एक ना सैलरी चैप्टर का एक आइडिया आपको आ जाता है। आपको सैलरी चैप्टर का आइडिया लग जाएगा। साथ में ना रिट्रेचमेंट को भी नजर मार लीजिएगा। कई बार रिट्रेचमेंट पे सेपरेट 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। हाउस प्रॉपर्टी में सैलरी के 2-3 क्वेश्चन ना आई स्कैन जरूर कर लेना, बड़े वाले क्वेश्चन जो किताब में दिए हुए हैं। आ जाइए हाउस प्रॉपर्टी। मुझे लग रहा है इस बार हाउस प्रॉपर्टी से मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला क्वेश्चन आ जाए। मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला क्वेश्चन तो एक बार अच्छे से उसको स्कैन कर लेना अपनी नजरों में। 23-4, 23-2 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हो गया। 23-4 डीम टू बी लेट आउट केस। 24B हो सकता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, और काफी टाइम से 27 नहीं आया है, डीम डोनर का हो सकता है कोई थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए जो बुरे वक्त में हमारा साथ दे दे। कई बार जो थ्योरी होता है ना, किसी ऐसे प्रैक्टिकल के साथ आता है जहां प्रैक्टिकल बहुत लेंदी होता है, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो इतना तो पक्का आपको रिवाइज कर लेना है। आगे चलिए, पीजीबीपी 44AE, 44AD, 35AD, सेक्शन 35, 44A आपका वो गुड्स कैरिज वाला है। 44AD स्पेसिफाइड बिजनेस, जिसमें 8% और 6% हम डीम्ड इनकम मान लेते हैं, ये दोनों प्रिजम्पटिव टैक्स वाला है। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, साइंटिफिक रिसर्च, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, टैक्स ऑडिट, एडिशनल डेप्रिसिएशन अच्छे से देख लीजिएगा,
और अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन काफी टाइम से नहीं आया है, हो सकता है इस बार दिख जाए आपको। और एक्चुअल कॉस्ट, खासकर बिल्डिंग और मोटर कार वाला, एक्चुअल कॉस्ट बिल्डिंग और मोटर कार वाला। कैपिटल गेन, इस बार फिर मुझे लग रहा है कि स्लम सेल का क्वेश्चन ही पहला क्वेश्चन ना हो, स्लम सेल का क्वेश्चन ही फर्स्ट क्वेश्चन ना हो। तो स्लम सेल अच्छे से देख लीजिएगा। 54 एग्जाम्शन मैंने आपको बताया था, 54 ईसी और एफ हमेशा एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड होते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से देखना है। 45 टू कन्वर्जन ऑफ कैपिटलिस्टिक स्टॉक इन ट्रेड, 45.5 कंपल्सरी एक्विजिशन, 50 कैपिटल सी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन स्पेसिफाइड केसेस, लैंड बिल्डिंग वाला केस, और लिस्टेड शेयर्स का प्रैक्टिस। लिस्टेड शेयर्स वाला प्रैक्टिस में वो 31 जनवरी 2018 से पहले अगर परचेज किया है तो बोनस शेयर, ये जो हम लोगों ने किया था उसका अच्छी अंडरस्टैंडिंग करके आपको जाना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E करके जाना है, डीम्ड डिविडेंड 222C करके जाना है, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट करके जाना है, एडवांस मनी फॉरफिटेड की ट्रीटमेंट पता है आपको, पढ़ के जाना है। इशू ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स एट प्रीमियम, हम कंपेयर करते थे ना, फेयर मार्केट वैल्यू से गिफ्ट बन जाता था, ये आपको देख के जाना है बेटा। क्लबिंग छोटा सा चैप्टर है, नजर मार लेंगे, खासकर माइनर चाइल्ड की इनकम के ऊपर, क्रॉस ट्रांसफर, रेमुनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न इन विच स्पाउस हैविंग इंटरेस्ट, और ट्रांसफर ऑफ एसेट टू वाइफ। ट्रांसफर ऑफ एसेट टू वाइफ में एक फार्मूला बनता था कि अगर वाइफ ने उस पैसे से बिजनेस प्रॉफिट कमाया है तो कितना क्लब होगा, उस फार्मूले पे मुझे लगता है इस बार एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए। आगे चलिए, एग्रीगेशन ऑफ इनकम सेट ऑफ की बात कर रहे हैं हम लोग। 73A, 74A, 71B, 72, ये चैप्टर ना में एक दो क्वेश्चन जो बड़े वाले हैं ना, उनका मूवमेंट देख लीजिएगा कि सेट ऑफ कैसे होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ से ना एक अच्छा क्वेश्चन 8 नंबर तक का एग्जाम में आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि वो लेदर बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इस तरीके का एक दो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बड़ा वाला, उसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। डिडक्शन तो वैसे आपको सारा ही करके जाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं, सारा एक बार आई स्कैन होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से 80EE अच्छे से कर लीजिए, 80EEB कर लीजिए अच्छे से, 80D QQB, 80C CCD, 80G, एटलीस्ट ये तो आपको मिनिमम रिवाइज करके जाना ही है। यहां जो लिखा हुआ है बेटा वो मिनिमम है, पढ़ के तो आपको सारा जाना है। मेरा अपना एक सिक्स सेंस कह रहा है कि यहां से आपको बहुत कुछ एग्जाम में मिलना चाहिए। ये प्रिडिक्शन है जो कि सही भी हो सकता है और सही नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप सारा आई स्कैन करके जाओगे तो फिर वहां प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं है, फिर तो पेपर वहीं से आना है। आ जाइए टीडीएस, पिछले 2-3-4 अटेम्प्ट से दूल्हा बना हुआ है ये इनकम टैक्स में, काफी क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं। 194M करके जाना है, N अच्छे से करना है, Q करना है, R करना है, C करना है, J करना है, I करना है, IA करना है, IB करना है, IC करना है, 201 करना है, 206C1H करना है, 2061G करना है, सेक्शन 211 करना है, इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, 234ABC और 244A का आपको इंटरेस्ट भी रिवाइज करके जाना है, पढ़ के जाना है, आई स्कैन करके जाना है। आगे चले, प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। 139(1) कंपल्सरी, लॉस रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न। एक क्वेश्चन अपडेटेड रिटर्न का जरूर आएगा, एक क्वेश्चन अपडेटेड रिटर्न का पक्का आएगा। आई होप आप लोगों ने अपडेटेड रिटर्न कर लिया होगा, नहीं तो मैं 3-4-5 लाइन बता देता हूं, आप याद रखिएगा। अपडेटेड रिटर्न में ना आपको ज्यादा टाइम दिया गया है रिटर्न फाइल करने का। बिलेटेड रिटर्न तो हम लोग कब तक फाइल करना होता है, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने पहले तक, लेकिन जो अपडेटेड रिटर्न है ना, जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है वहां से 2 साल तक का टाइम दे दिया गया।
जैसे मान लीजिए आपका असेसमेंट ईयर 23-24 है, 23-24 तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 24। वहां से 2 साल तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कहानी ये है कि जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे ना, तो जितना टैक्स आपका अपडेटेड रिटर्न के टाइम पे आएगा उसका 50% एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। अगर आपने 2 स्लॉट बना दिया इसका, कहता है कि अगर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के 1 साल के अंदर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है तो 25% ऑफ एडिशनल टैक्स जो आप अपडेटेड रिटर्न के टाइम पे फाइल करोगे, और अगर 12 महीने के बाद और 24 महीने के अंदर फाइल करते हो तो 50% ऑफ। तो इतना आसान मतलब एसएससी के लिए नहीं होगा इसको ऑप्ट करना अपडेटेड रिटर्न पे, उसमें उसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। अपडेटेड रिटर्न लॉस रिटर्न नहीं हो सकती, ध्यान दीजिएगा। अपडेटेड रिटर्न लॉस रिटर्न नहीं हो सकती, वो हमेशा प्रॉफिट वाली ही होगी। अपडेटेड रिटर्न में आप रिफंड बढ़ा के क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका पहले से रिफंड आ रहा है और आप चाहते हो कि हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करके रिफंड बढ़ा लें, नहीं। अपडेटेड रिटर्न तब भी फाइल हो सकती है अगर आपने अभी तक कोई रिटर्न नहीं फाइल किया सेक्शन 139(1) में, 139(4) में, 139(5) में। अपडेटेड रिटर्न तब भी हो सकती है जब आपने इन सेक्शंस में पहले ही रिटर्न फाइल कर दिया है। बट याद रखिएगा, अपडेटेड रिटर्न हमेशा इनकम वाली होगी, लॉस वाली नहीं होगी। अगर पहले आपने रिटर्न फाइल किया है और वहां लॉस दिखा रखा है और आप चाहें कि अपडेटेड रिटर्न में हम लॉस को रिड्यूस कर दें, ना, इनकम आएगा। मतलब आपके पास फिल्टर ही नहीं है, आपके पास फील्ड ही नहीं है कि लॉस रिटर्न अपडेट हो जाए, कभी नहीं होगी। अपडेटेड रिटर्न हमेशा इनकम का होगा, लॉस का नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो अगर अपडेटेड रिटर्न को लेकर अगर कोई और डाउट है तो। और 234F 5,000 रुपए तक की पेनल्टी फीस लग जाती है ना अगर लेट रिटर्न फाइल हुआ है तो, और 1,000 रुपया तब लगता है जब टोटल इनकम 5 लाख तक है। सेक्शन 140 मेरी तरफ से इस बार का ये इस चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, साइनिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इसके ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन आ जाएगा, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। जीएसटी में पहले चैप्टर से प्रैक्टिकल नहीं आएगा, पहले चैप्टर से थ्योरी आएगा। तो आपको बड़े ध्यान से फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल, टैक्सेस सबस्यूम अंडर जीएसटी और टैक्सेस नॉट सबस्यूम, दोनों पढ़ लीजिएगा। कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी आने के बाद मर्ज हो गए और जो नहीं मर्ज हुए वो भी, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और फंक्शन ऑफ जीएसटीआईएन। इस चैप्टर में ना कुछ डेट्स दिए गए हैं, कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, एमसीक्यू के लिए वो रेलिवेंट है। तो एक बार इसको आई स्कैन करते टाइम हाईलाइट कर लीजिएगा उनको, और सेंटर में जाने से पहले एक बार नजर मार लीजिएगा कि वो आपको याद है। बेटा सप्लाई अंडर जीएसटी ना कंप्लीट चैप्टर पढ़िएगा, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं करना, कंप्लीट चैप्टर अलोंग विद क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस आपको पीछे दिए हुए एक बार नजर मारना है। खासकर मुझे लगता है इस बार कंपोजिट सप्लाई मतलब सेक्शन 8 का क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। सेक्शन 8 जो कंपोजिट सप्लाई के ट्रीटमेंट का है एग्जाम में आना चाहिए। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी में 9(2) पढ़ लीजिएगा, 9(2) पढ़ लीजिएगा, रिवर्स चार्ज। और एक वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाला भी आपको रिवाइज होना चाहिए कि कौन से वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर अभी जीएसटी नहीं है, वो नाम याद रखना है। 9(5) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में जीएसटी को डील करता है, वो ध्यान रखना है। रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सर्विस पढ़ लीजिएगा, गुड्स तो आपके सिलेबस में है ही नहीं रिवर्स चार्ज के केस में। कंपोजिशन स्कीम से बेटा एक क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेड होता है, एमसीक्यू में भी पक्का आता है। तो कंपोजिशन स्कीम में कोई जल्दीबाजी मत करिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि यहां से आपको एक क्वेश्चन या तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालने वाला या फिर कंपोजिशन स्कीम के थ्रू जीएसटी लायबिलिटी निकालने का एग्जाम में आ जाएगा। आइए देखिए, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में एक बार नजर मार लीजिएगा, सारी सर्विसेज के ऊपर जो एग्जेम्प्ट है, खासकर हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनजीओ, एग्रीकल्चर, होटल, स्पोर्ट्स रिलेटेड। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाकी सब छोड़ देना है, बाकी सब रिव्यू करना है, रीड करना है, बस ये थोड़ा अच्छे से कर लेना है। टाइम ऑफ सप्लाई में मैं कुछ भी गेस नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन पक्का आना है, ढंग से करना है। वैल्यू कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पक्का एक क्वेश्चन आता है, आपको पता है। आईटीसी
पक्का क्वेश्चन आता है आईटीसी में, वो रूल 86A और 86B अच्छे से कर लीजिएगा। आगे चलिए, तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। टाइम बहुत लेंदी है, बहुत टाइम नहीं खराब करना वहां पे। टेक्स्ट इनवाइस पढ़ लीजिएगा, कुछ मैंडेटरी फील्ड जो टेक्स्ट इनवाइस में होने चाहिए वो आप जरूर देख लेना। उसके अलावा ईवे बिल, ए इनवाइस आपको अच्छे से कर लेना है। तो ईवे बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल ऑफ सप्लाई, ईवे बिल, ये आपको अच्छे से देखना है। मैनर ऑफ पेमेंट में अगेन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी रिपीटेशन हो गया। और सेक्शन 50 में जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, अगर आप अपना जीएसटी टाइम से जमा नहीं करते हो, या फिर अगर आपने फ्रॉडफुल तरीके से आईटीसी क्लेम कर लिया है, तो 18% कब लगेगा, 24% कब लगेगा, ये आपको अच्छे से देख लेना है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। जीएसटी रिटर्न एक बार अपनी आंखों से अच्छे से नजर मार लीजिएगा, खासकर क्यूआरएमपी स्कीम को अच्छे से। कंपोजिशन स्कीम वाला रिटर्न, एनुअल रिटर्न, सारा, मतलब उसमें हम लोग कोई गेस नहीं करेंगे, पूरा एक बार आप लोगों को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपने कुछ और सिलेक्ट किया है तो आप अपने हिसाब से करोगे। मेरे पैटर्न को तभी फॉलो करिएगा बेटा जब आपके पास कोई अपना पैटर्न डेवलप ना हुआ हो या वो फुल प्रूफ नहीं हो रहा हो। इन द एग्जामिनेशन हॉल फील इन योर हार्ट दैट आई एम विद यू। बिल्कुल, आपका टीचर फिजिकल फॉर्म में आपके पास नहीं होता एग्जाम में, लेकिन वो आपके साथ ही होता है। उसके दिमाग में भी 3 घंटे यही चल रहा होता है कि बच्चा वहां बैठा होगा, पेपर लिख रहा होगा, पता नहीं पेपर कैसा है होगा। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आप वहां पे हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब आपकी परफॉर्मेंस ही हमारी परफॉर्मेंस है। तो ऐसा नहीं सोचना वहां पे कि आप आइसोलेटेड हो, अकेले हो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये एग्जाम आपका नहीं, आपके टीचर का है। तो देखो 2-4-5 बातें आप ध्यान दीजिएगा। डोंट रश टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर मिलते ही ऐसा नहीं कि टूट पड़े। फर्स्ट गो थ्रू द एंटायर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेक्ट योर बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन ढूंढो जो आपको पक्का आता हो और टाइम कम कंज्यूम करता हो। पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। Even in the most difficult paper, there are always few questions which are very easy. If you once start doing easy question, your confidence boosts up and you are able to do even the difficult one. Therefore, instead of getting demoralized from difficult question, try to select for easiest one. आ रहा है समझ में? अगर 2-4-5 क्वेश्चन अच्छे मिल गए आपको तो वहां से ना पॉजिटिविटी डेवलप होती है। लेकिन पहला ही क्वेश्चन ऐसा हमने उठा लिया जो मुश्किल है, हालांकि मुश्किल ऐसा कुछ होगा नहीं, किसी क्वेश्चन में ना एक आधा पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा नहीं होगा इतना पढ़ने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस है कि पूरा क्वेश्चन आपको ये लगे कि ये कहां से आ गया, ऐसा नहीं होगा। बट फिर भी अगर उसमें 2-4 पॉइंट ऐसा है जो आपको लगता है कि यहाँ पे दिक्कत होगी, तो आप पहले उन क्वेश्चंस को कर लीजिए जहां आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चल, एलोकेट टाइम फॉर ईच क्वेश्चन एंड डू नॉट एक्सीड द लिमिट। बिल्कुल वही बात आ गई, टाइम मैनेजमेंट। पहला पेपर देके आपको लग गया होगा कि टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पेपर लेंदी हो गया बेटा, देखिएगा फिर भी लोगों के 90 पे 4 में नंबर आएंगे जिन्होंने अपनी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से कर रखी होगी। तो देखिए, allocate time for each question and do not exceed the limit. Answer all question. Ensure you plan your time well in during the exam. बिल्कुल सही बात है। वहां पे जाके फ्लैट नहीं होना, वहां पे जाके आप लोगों को बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह अपने टाइम को मैनेज करके टाइम को एलोकेट करना है। और जैसे ही मैडम बोले बेटा जल्दी हो खत्म करो, तो आपका बिल्कुल आंसर कंप्लीट हो गया हो। फ्रंट पेज पे जो टिकिंग करनी है वो भी आपको टिकिंग कर देना है। एंड फाइनली इट इज सेड दैट ग्रेट बैटल आर ऑलवेज ऑन एंड द एंड। बिल्कुल सही बात है, जो शुरू से ही ऑर्गेनाइज होकर चलेंगे, डिसिप्लिन होकर चलेंगे, वो बाद में रेस जरूर जीतेंगे। डू नॉट हेजिटेट, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। अगर मान लीजिए पेपर से पहले अगर किसी कॉन्सेप्ट में किसी पॉइंट में कोई दिक्कत आ जाए तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, टेलीग्राम कर दीजिएगा,
अब आपका रिप्लाई कभी ऐसा डिले नहीं होगा कि पेपर के बाद हो जाए। पहले डिले हो जाता था इसलिए कि हमें मालूम था कि अभी पेपर नहीं है, लेकिन अब तो पेपर परसों ही है, तो डिले का स्कोप बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको अगर कुछ भी ऐसा लगता है जहां पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आप जरूर 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 पूछ लीजिएगा। तो मैं ये जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, ये अभी मैं आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और इसको प्लीज घर पे स्टडी स्टार्ट करने से पहले एक बार रीड कर लेना कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बेस्ट पेपर टैक्स। तो टैक्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से लिखें। बाकी मैं पेपर के दिन तो आपको विश करता ही करूंगा, बट याद रखिएगा सिर्फ आपका पेपर नहीं है, हम लोगों का भी पेपर है। सिर्फ आपकी इमेज नहीं है, हम लोगों की इमेज है। तो हम लोग स्टेक होल्डर हैं और आप हमारे वहां पे पार्टिसिपेंट हैं, तो हम सब लोगों का ध्यान रखना है। ऑल द वेरी बेस्ट, चलिए लग जाइए। थैंक यू।